बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो काफ़ी डिस्कस करना चाह रहे हैं एंड इंट्रोडक्शन टू स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड NMR, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो कुछ बेसिक चीज़ें जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, आज इनको दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन, व्हाट इज स्पेक्ट्रोस्कोपी? मेजरमेंट ऑफ amount of radiation absorbed by a substance at various wavelengths is called spectroscopy. Terms used in spectroscopy. There are following some terms which are commonly used in spectroscopy. First one is wavelength, and you all know what is wavelength. The distance between two adjacent crusts or drops of a wave of beam of electromagnetic radiation. दो adjacent crust का जो फासला होगा वो वेवलेंथ कहलाएगा, या दो एडजेसेंट ट्रफ का जो फासला होगा वो वेवलेंथ कहलाएगा। वेवलेंथ को हम शो करते हैं लैम्डा से, इसलिए वेवलेंथ, और ये इसकी एम्पलीट्यूड है। तो वेवलेंथ जो है उसको हम लैम्डा से शो करते हैं, और वेवलेंथ के जो यूनिट्स हैं दैट इज माइक्रोमीटर है, मीटर है, इसके अलावा नैनोमीटर। अब नेक्स्ट की व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होते हैं? रेडिएशन कंसिस्टिंग ऑफ सेल्फ सस्टेनिंग oscillating electric and magnetic fields at right angles to each other and to the direction of propagation. This is like electromagnetic radiation, and this is wavelength, and this is wavelength, and Y is amplitude. This is Y amplitude. So electromagnetic radiation. Next, what is wave number? Wave number भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। The number of waves per unit distance. The units most commonly used for wave number is reciprocal centimeter. Reciprocal centimeter. इधर हम वेव नंबर हमने IR स्पेक्ट्रोस्कोपी डिस्कस किया था कि हम IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में वेवलेंथ की बजाय वेव नंबर यूज करते हैं। तो वेव नंबर क्या होता है? वेव नंबर को हम सिंबल से शो करते हैं, वेव नंबर को हम न्यू बार से शो करते हैं। तो न्यू बार इज इक्वल टू 1/λ. The number of waves per unit distance is called wave number, और जो यूनिट्स जो है वो रेसिप्रोकल सेंटीमीटर। इसी तरह व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? जो कॉमनली स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर हम यूज करते हैं। द नंबर ऑफ वेव्स passing a fixed point per unit time. Its commonly used units are hertz या cycle per second. The number of waves passing a fixed point per unit time. यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो है हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स हैं, एंड दिस इज लो फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स। This is low frequency radio waves and this is high frequency radio waves. अब एब्जॉर्बेंस की तरफ आते हैं कि व्हाट इज एब्जॉर्बेंस? एब्जॉर्बेंस की हम पहले पढ़ चुके हैं यूवी एंड विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में। इट इज अ लॉगरिथमिक मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ लाइट absorbed at particular wavelength as the light passes through sample or substance. तो इसको हम शो करते हैं E is equal to log 10 I naught over I, where I naught जो है, then this is the intensity of incident light and this is the intensity of transmitted light. इसका जो फार्मूला है वो ये है, E is equal to log 10 I naught over I. By using this equation we can measure the absorption of any solution if we are knowing the incident radiation and transmitted radiation. We can determine the value of absorption for that particular sample.
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है क्या होता है, अ विजुअल डिस्प्ले ऑफ components of electromagnetic radiation when it passes through a prism। अभी आप देख सकते हो कि ये हमारे पास यहाँ पे लॉन्गर वेवलेंथ है, तो वेवलेंथ लॉन्गर होगा तो लो एनर्जी, शॉर्टर वेवलेंथ एंड हाई एनर्जी। रेडियो वेव जो है उनका वेवलेंथ ज़्यादा होता है और उनकी एनर्जी जो है वो कम होती है। फिर माइक्रोवेव है, फिर इंफ्रारेड है, फिर विजिबल है, फिर अल्ट्रावायलेट है, फिर एक्स रेज है, फिर गामा रेज है। फिर हम अपने प्रीवियस चैप्टर में हमने डिस्कस किया था कि इंफ्रारेड रे कहाँ एग्जिस्ट करता है, माइक्रो और विजिबल के दरमियान। तो ये आप देख सकते हो। अब फिर विजिबल में फिर हमने कहा डीप वायर, आपने पढ़ा होगा डीप वायर, वायलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो यहाँ पे जो है देख रहे हो कि रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा है। तो टाइप्स जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम और लाइन स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम की आगे फिर फर्दर सब क्लासिफिकेशन, सब टाइप्स जो है वो एमिशन स्पेक्ट्रम एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब यहाँ पे मैंने आपको एक डायग्राम दिखाया है, ये पिक्चर है, इसके अंदर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है आप देख रहे हो। इस तरह ये रेडियो है, रेडियो वेव, फिर माइक्रोवेव, फिर इंफ्रारेड, फिर विजिबल, फिर अल्ट्रावायलेट, फिर एक्स रेज, फिर गामा रेज। गामा रेज की सबसे ज्यादा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। तो ये आप देख रहे हो कि इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट है। तो रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है और इसका वेवलेंथ ज्यादा होता है। ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, इसको आप देख सकते हो और इसको पढ़ सकते हो। Continuous spectra, you can see this is the example of continuous spectra. In this type of spectrum, the boundary line between colors cannot be marked, आप देख रहे हो। इस तरह हमारे पास फॉर एग्जांपल रेनबो, तो ये एक विजिबल कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम है, ठीक है। इस तरह लाइन स्पेक्ट्रा जो है इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय distinct lines separated by dark spaces, एग्जाम्पल हमारे पास एटम है, लाइन स्पेक्ट्रा के एग्जाम्पल जो है दैट इज एन एटम। अब आते हैं कि स्पेक्ट्रोमीटर, व्हाट इज स्पेक्ट्रोमीटर? An instrument that is used to measure the intensity of radiation emitted by the sample। स्पेक्ट्रोमीटर क्या होता है? वो इंस्ट्रूमेंट होता है that is used to measure the intensity of radiation emitted by the sample। स्पेक्ट्रोमीटर और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में फर्क है। हमने यूवी को स्पेक्ट्रोफोटोमीटर हमने पढ़ा है। An instrument in which monochromator is used as a wavelength selector। यहाँ पे मोनोक्रोमेटर यूज है एज ए वेवलेंथ सेलेक्टर। मोनोक्रोमेटर का क्या काम है? इट कन्वर्ट पॉलीक्रोमेटिक लाइट इनटू मोनोक्रोमेटिक लाइट। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर मोनोक्रोमेटर का यूज होता है एज ए वेवलेंथ सेलेक्टर। अब टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है, हम फर्स्ट टाइप है अल्ट्रावायलेट एंड विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, सेकंड है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, and third one is nuclear magnetic resonance spectroscopy, and fourth one is mass spectrometry, and fifth one is atomic absorption spectroscopy। तो इन स्पेक्ट्रोस्कोपी की जो टाइप्स हैं पहला हम डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में, अल्ट्रावायलेट एंड विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी को। दूसरा भी हमने डिस्कस किया था इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं तीसरी टाइप न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। फिर इस पर हमारे पास दो टॉपिक और रह जाएंगे, मास और एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है, व्हाट इज न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस? अब इसकी एम्स कि हम टू अंडरस्टैंड द डिटेल्स ऑफ हाउ एनएमआर वर्क्स, टू इंटरप्रेट सम सिंपल एनएमआर स्पेक्ट्रा। यहाँ देखिए न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, न्यूक्लियर का मतलब है इन द न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर आपको पता है प्रोटॉन भी होते हैं और न्यूट्रॉन भी होते हैं, और
और उसके आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैग्नेट का मतलब है इन्वॉल्व मैग्नेट, तो मैग्नेट इन्वॉल्व हो, तो हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, टोटल मैग्नेटिक फील्ड। रेजोनेंस का मतलब भी, रेजोनेंस भी न्यूक्लियस के अंदर ही होता है, तो रेजोनेंस जो है इन दी न्यूक्लियस। अब मैं आपको एक स्लाइड दिखाना चाह रहा हूँ कि व्हाई इट इज नोन एज न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। इसको हम न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस क्यों कहते हैं? अब बिकॉज देखिए, प्रोटॉन इज प्रेजेंट इन दी न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई प्रोटॉन इज प्रेजेंट इन दी न्यूक्लियाई एंड प्रोटॉन शोज स्पिन मूवमेंट, और प्रोटॉन क्या शो करते हैं? स्पिन मूवमेंट। ड्यू टू दिस spin, proton acts as a small magnet due to electromagnetic radiation. And here in NMR spectroscopy, we use the electromagnetic radiation, that is radio frequency waves. That is radio. Due to electromagnetic radiation, resonance in this small magnet takes place and processes NMR spectroscopy. NMR spectroscopy. For example, this is a nuclei. And it contains proton. So this electron जो है उसके outer shell में electron होते हैं. So this electron will be present in the outer shell of this proton, and this electron will move around the proton, and this proton will act as a small magnet. तो प्रोटॉन पर क्या करेगा? एक्ट करेगा एज ए स्मॉल मैग्नेट के तौर पे, or tiny bore magnet. If we are taking example of hydrogen, the hydrogen contains one proton. अब हाइड्रोजन के देखिए 1h1 एक प्रोटॉन होता है, तो एटॉमिक मास भी 1 है, उसका एटॉमिक नंबर भी 1 है, एटॉमिक मास 1 एंड एटॉमिक नंबर इज आल्सो 1, सो H1H1, तो अब है ये इट विल एक्ट एज अ मैग्नेट। अब क्वेश्चन ये है, इसका H1 तो शो करता है कि हाउ NMR is possible apart from this, क्योंकि और भी न्यूक्लियाई हैं हाइड्रोजन के अलावा जो NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो शो करते हैं। इसके अलावा तो व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, और इसके क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया इज दैट इफ एनी न्यूक्लियाई, any atom is showing the spin quantum number more than 0, then that will be NMR active. अगर उसका स्पिन क्वांटम नंबर जो है वो मोर देन 0 होगा, वो NMR एक्टिव होगा। तो हम लोगों की लिस्ट में क्या लगा दिया कि स्पिन क्वांटम नंबर शुड बी मोर देन 0, देन NMR एक्टिव। जब when atomic number and atomic mass both will be even number, then it will be 0, तो इसका स्पिन क्वांटम नंबर जो होगा वो 0 होगा। जब एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास both will be even number, then spin quantum number will be 0, and rest of the cases it will be more than 0. So if atomic number of that particular nuclei is even number, and if atomic mass is also even number, then that compound will not NMR active. Apart from that, in every condition that compound will be NMR active. अभी हम डिस्कस करेंगे कौन से NMR एक्टिव है और कौन से NMR इनएक्टिव है, और स्पिन क्वांटम नंबर भी हम डिस्कस करेंगे। अब है कि हाउ रेजोनेंस टेक्स प्लेस, तो रेजोनेंस होती कैसे है? क्वेश्चन है, स्लाइड आप देख रहे हो, यहाँ पे मैंने ये क्वेश्चन डाला है कि हाउ रेजोनेंस टेक्स प्लेस इन स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर रेजोनेंस होती कैसी है? आप ये देख रहे हो पिक्चर, दिस इज अ मैग्नेट, और ये इसका साउथ पोल है और उसका ये इसका नॉर्थ पोल। नाउ इन सराउंडिंग ऑफ दिस मैग्नेट and other magnet will come, and orientation of that magnet will be like this, the north and this is south. So this is an other magnet, and direction of that magnet is north and south. So both the north pole are in the same direction, so there is repulsion, इसके और इसके में क्या होगा? repulsion होगा। so there is repulsion because it is the property of magnet,
So due to that repulsion, one magnet will flip. So due to that repulsion, इस repulsion की वजह से one magnet will flip. अब question arise, no question arise. Question ये है कि which magnet will flip? Which magnet? ये flip करेगा या ये flip करेगा? The magnet which is having weaker capacity will flip. This magnet will flip. So for example, this is the main magnet, and this is the magnet which is generated by proton. So this magnet will flip, and direction of this magnet will be changed like this. अब ये इस पोजीशन पे आएगा, फ्लिप करके उसकी डायरेक्शन में आएगा, यानी ये साउथ और नॉर्थ, like this. So when this magnet, देख रहे हो ना आप ये, so when this magnet which is generated by proton is flipped in the opposite direction, then it will come in the lower energy state. Then it will come in the lower energy state, and this is the stable state, and this is the stable state. So due to this spin, so due to this flip, so due to this flip, it is known as alpha position. It is known as alpha position. So in this alpha position, proton or magnet will be in stable form. And now in next step we will give the electromagnetic radiation. अब next step में आप देख रहे हैं यहाँ पे इसको electromagnetic radiation provide कर रहे हैं, और यहाँ पे जो हम electromagnetic radiation provide करेंगे वो कौन से provide करेंगे? Radio frequency waves will give the electromagnetic radiation to this proton, and by absorbing this electromagnetic radiation, this proton will again flip in the opposite direction like this, and in this condition it will come into the form of beta position, and resonance takes place. Due to this EMR and energy which is required to flip into the beta position, so after absorbing electromagnetic radiation or radio frequency, it will come into the form of beta position. So we will measure the energy required, जो एनर्जी को अल्फा पोजीशन से बीटा पोजीशन में लेने के लिए रिक्वायर हुआ, हम उस एनर्जी को क्या करेंगे? मेजर करेंगे. So we will measure the delta E. So when we will record this energy, that will be the characteristic of a particular atom or particular nuclei. According to that energy, we can characterize the atom or nuclei in nuclear magnetic resonance. So this is the basic concept or basic mechanism involved in NMR spectroscopy. जो मैंने आपको बता दिया कि बेसिक जो एनर्जी उसको रिक्वायर होगा, रेजोनेंस जब होती है तो अल्फा पोजीशन से बीटा पोजीशन में उसको ले जाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होगा उसको हम मेजर करेंगे. दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ particular atom or particular nuclei. According to that energy, we can characterize the atom or nuclei in nuclear magnetic resonance. So this is the basic concept or basic mechanisms involved in NMR spectroscopy. अब मैं इसकी डेफिनेशन की तरफ आता हूँ. What is NMR spectroscopy? NMR spectroscopy होता क्या है? The study of absorption of electromagnetic radiation by a nucleus in radio frequency region of spectrum in the presence of magnetic field is known as NMR. When the study is concentrated on hydrogen, the spectroscopy is called proton resonance spectroscopy. ये प्रोटॉन NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी. अगर हम सब हाइड्रोजन की स्टडी को फोकस करें तो ये था डेफिनेशन ऑफ NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी. प्रिंसिपल: absorption of electromagnetic radiation in radio frequency region of spectrum result in change in orientation of the spinning nuclei in a magnetic field.
theory, a nucleus is spinning around an axis. ठीक है, spinning of nucleus is designated by spin quantum number, और spin quantum number को हम डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं I से। अब the nucleus with spin quantum number is equal to 0, अगर इसका nucleus का spin quantum number 0 होगा तो considered as NMR inactive। अब nucleus with spin quantum number is more than 0, 0 से ज़्यादा हो तो वो NMR एक्टिव कहलाएगा। अब आगे हम डिस्कस करते हैं स्लाइड स्पिन क्वांटम नंबर जो है। अब देखिए सो डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट कंडीशंस व्हेन स्पिन क्वांटम नंबर इज 0 एंड व्हेन स्पिन क्वांटम नंबर विल बी मोर देन 0। सो देयर आर मेनली 4 कंडीशंस। आप देख रहे हैं एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, स्पिन क्वांटम नंबर एंड एग्जाम्पल। तो 4 कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन जो है, पहली कंडीशन, अगर हमारे पास एक एटॉमिक मास जो है, if atomic mass is even, then proton will be even number, proton will be even number and neutron will be also even number. In this case the spin quantum number will be 0. So here you can see that in carbon, oxygen and sulfur, it is carbon 612, oxygen 816 and sulfur 1632। अब कार्बन की बात करते हैं कि प्रोटॉन आर प्रेजेंट इन इवन नंबर, मीन 6, आप देखेंगे मीन 6 प्रोटॉन विल बी प्रेजेंट, 6 प्रोटॉन एंड 6 न्यूट्रॉन विल बी प्रेजेंट। तो ऑक्सीजन में अगर आप देखिए सिमिलरली इन ऑक्सीजन 8 प्रोटॉन विल बी प्रेजेंट एंड 8 न्यूट्रॉन विल बी प्रेजेंट, 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन। फिर सल्फर में भी आप देखेंगे कि सल्फर में 16 जो है proton will be present and 16 neutron will be present. That's why spin quantum number of these atoms will be 0 and these atoms will be NMR inactive। और ये NMR क्या होंगे? इनएक्टिव होंगे। ये पहली कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन जो है, दूसरी जो कंडीशन है, दूसरी सूरत हाल, जब एटॉमिक मास जो है वो ऑड नंबर है, एटॉमिक व्हेन देयर एटॉमिक मास इज ऑड नंबर। So here when atomic mass is odd number, then proton will be odd number, proton will be odd number and neutron will be even number. In this case spin quantum number will be half, yani 1/2, 3/2, 5/2, 7/2 and so on। इसकी एग्जांपल क्या, एग्जांपल ऑफ दिस टाइप इज बोरॉन है and 11 and fluorine 90। So here you can see in boron 5 protons are there and 5 is also odd number. That's why proton is odd number. That's why proton is odd number and 6 neutrons are present in boron. That's why total जो होगा वो 5 plus 6 is equal to 11। Similarly in fluorine जो है 9 proton will be present and 9 is odd number. That's why odd number of protons are present and fluorine के अंदर 10 जो है neutrons are present and 10 is even number and 10 is even number। तो टोटल क्या होगा, 9 plus 10 is equal to 19। तो ये दूसरी कंडीशन थी, उनका सिंपल नंबर ये होगा यानी हाफ होगा। अब तीसरी कंडीशन ये है कि अगर आपके पास इन दिस कंडीशन एटॉमिक मास विल बी ऑड, ये देखिए तीसरी कंडीशन एटॉमिक मास जो है ऑड है एंड प्रोटॉन विल बी इवन नंबर, प्रोटॉन क्या है इवन नंबर में है एंड न्यूट्रॉन विल बी ऑड नंबर और न्यूट्रॉन क्या है ऑड नंबर। सो इन दिस कंडीशन स्पिन क्वांटम नंबर विल आल्सो लाइक दिस। इस कंडीशन में स्पिन क्वांटम नंबर जो होगा वो जी होगा 1/2, 3/2, 5/2, 7/2 सो ऑन। इसकी एग्जांपल हमने दिया कार्बन 16। Example of this condition is carbon 13, sorry carbon 13, carbon 13 जो है, in carbon 13 आप देख रहे हैं कि in carbon 13 6 number of protons are present and 6 is even number and 7 neutrons are present and 7 is odd number. So carbon 13 is NMR active, but here in carbon 12 you will see is NMR inactive। नेक्स्ट कंडीशन जो है
चौथी कंडीशन जो है, अगर आपके पास एटॉमिक मास जो है वो इवन हो, हियर एटॉमिक मास विल बी इवन नंबर, प्रोटॉन विल बी ऑड नंबर, proton will be odd and neutron will be also odd number. In this condition spin quantum number will be 1. इस condition में spin quantum number क्या होगा, एक होगा. Example is deuterium 1H2 and nitrogen 714. So here you can see that in hydrogen one proton is there, one is odd number, and one neutron is there, one is again odd number. So proton and neutron both are odd number, but atomic mass that is 2 and 2 is even number, so this will be NMR active and spin quantum number will be 1 और spin quantum number क्या होगा, 1 होगा. इसी तरह अगर हम नाइट्रोजन को देख लें, नाइट्रोजन 714 जो है, this is nitrogen 714. in case of nitrogen same thing is also there. आप देखेंगे यहाँ पे 7 protons are there and 7 is odd number and 7 neutrons are there and 7 is again odd number, so both are odd number and ultimately mass जो है उसका क्या होगा, वो 14 होगा, that is even number, और उसका spin quantum number क्या होगा, वो 1 होगा. तो ये था. अब इस कंसेप्ट को थोड़ा सा कि कार्बन 12 जो है वो क्यों इनएक्टिव है, ये थोड़ा सा मैंने इसको मजीद आगे डिटेल में समझाने की कोशिश की है. आपको पता है कि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन एबल टू क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड. अब फॉर एग्जांपल कार्बन 612 आप देख रहे हो कि जिस कार्बन एटम है और कार्बन में अपने जिस कार्बन, इसको हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया, दो पार्ट में डिवाइड किया गया. ठीक है, वी हैव डिवाइड इनटू टू पार्ट्स. लेफ्ट साइड I will put proton and right side I will put neutron. So in left side 6 proton are there और right side के ऊपर क्या 6 neutrons are there. लो coming to the proton, प्रोटॉन की तरफ आते हैं कि out of 6 proton जो लेफ्ट साइड पे जो है ना, देखिए 6 proton जो है, out of 6 proton 3 will be upward, या upward है जो कि ब्लैक एरो से शो किए गए हैं, and 3 will be downward. Value of each black arrow जो है will be plus half, ब्लैक एरो से शो किए गए, and value of each red arrow जो है will be negative half. So ultimately all these protons will be cancelled out each other and value will be 0, और उनका वैल्यू क्या होगा, 0 होगा. इसी तरह अगर हम न्यूट्रॉन की तरफ जाएं, अनलोकमेंट टू द न्यूट्रॉन, एंड सेम थिंग इज आल्सो हैपनिंग इन न्यूट्रॉन. 6 न्यूट्रॉन है ना, कार्बन इधर 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन. तो न्यूट्रॉन को देखिए 6 न्यूट्रॉन है, 3 जो है इन अपवर्ड डायरेक्शन एंड 3 इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. अपवर्ड डायरेक्शन को हमने ब्लैक एरो से शो किया गया है और डाउनवर्ड को हमने रेड एरो से शो किया है. So here 3 neutrons are upward and 3 neutrons are downward, so value of neutron is also 0. So ultimately carbon 12 having I is equal to 0. इधर कार्बन 13 में जो है आप देख रहे हो, कार्बन 13 के अंदर कितने प्रोटॉन हैं, 6 प्रोटॉन है और 7 न्यूट्रॉन है. तो ये सब चीजें को कैंसिल करेंगे तो एक न्यूट्रॉन बच जाएगा, वो प्लस हाफ शो करेगा. बट हियर दिस न्यूट्रॉन इज एक्स्ट्रा, सो स्पिन क्वांटम नंबर ऑफ दिस न्यूट्रॉन इज प्लस हाफ, अपवर्ड डायरेक्शन में है इसलिए प्लस हाफ, एंड अल्टीमेटली द स्पिन क्वांटम नंबर ऑफ दिस कार्बन विल बी, यानी कार्बन 13 613 जो है जो आइसोमर है और उसका स्पिन क्वांटम नंबर I जो है वो प्लस हाफ है, यानी 1/2 है, ये NMR एक्टिव कहलाएगा. इसी तरह नाइट्रोजन 714 में आप देख रहे हो, ये दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजन 7. सो नाइट्रोजन के अंदर कितने प्रोटॉन हैं, प्रोटॉन कितने हैं, 7 प्रोटॉन है और 7 न्यूट्रॉन है. तो ये अब 7 प्रोटॉन में देखिए 3 प्रोटॉन तो दूसरे को कैंसिल करेंगे, 3 अपवर्ड डायरेक्शन में है और 3 डाउनवर्ड डायरेक्शन में. अपवर्ड डायरेक्शन ब्लैक एरो से शो किया गया है और डाउनवर्ड डायरेक्शन को रेड एरो से शो किया गया है. सिर्फ एक बच गया प्लस हाफ, और इधर न्यूट्रॉन के अंदर 3 upward and 3 downward plus half इधर. So there are 7 neutrons are present, 4 are in upward and 3 are in downward. So these 3 upward neutrons are cancelled by these downward neutron, but spin quantum number of this neutron will be plus half, यानी plus half इसका तो टोटल रहेगा 1. ये that is our protein का spin quantum number है, that is 1. उम्मीद है कि आपको ये चीजें समझ आई होगी.
इसका उसका पूरा डिटेल स्पिन क्वांटम नंबर क्या है। तो ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एनएमआर मैग्नेटिक न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी में। थ्योरी since a nuclei is spinning continuously along an axis, it generates magnetic field along spin axis. Thus, a nucleus behaves like a tiny bomb magnet with angular momentum mu. Behavior of spinning nuclear under applied magnetic field. यहाँ हमने कहा था कि हम magnetic field apply करेंगे. Nuclei act as a tiny bomb magnet oriented randomly in absence of external magnetic field. एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की एब्सेंस में वो रैंडमली हो सकता है, किसी भी डायरेक्शन में वो हो सकता है उसकी स्पिन मूवमेंट जो है। बट जब हम एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करेंगे, बट इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दे बिकम ओरिएंटेड स्पेसिफिकली डिपेंडिंग अपॉन स्पिन क्वांटम नंबर। अब यहाँ देखिए ये जो पिक्चर मैंने डाला है इसके अंदर, इसमें आप देख रहे हैं कि न्यूक्लियस के अंदर मैंने बताया कि प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन विल इन न्यूक्लियस प्रोटॉन विल हैव टू स्पिन स्टेट्स, दो स्पिन, या तो वो उसकी डायरेक्शन में जाएगा या वो उसके अपोजिट जाएगा। ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में the nucleus proton will have two spin states. One is called alpha spin state along the magnetic axis with lower energy, उसकी एनर्जी ऑटोमेटिकली कम होगी, and other is beta spin state opposite to applied magnetic field with high energy. जिस तरह आप पानी में जा रहे हैं, जिस तरफ लहर का डायरेक्शन है, अगर आप उसकी डायरेक्शन की जिस तरफ लहर का डायरेक्शन है उसी तरफ अगर हम जाएं तो हमें एनर्जी नहीं चाहिए होगा। अगर हम उसकी अपोजिट तरफ जाएंगे तो हमें बहुत एनर्जी चाहिए होगा। अब देखिए ये विदाउट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, जो स्पिन है शो किए गए हैं, तो हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, इस मैग्नेटिक फील्ड यानी ये हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कुछ उसी डायरेक्शन में गया जिस तरफ हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया। ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है साउथ से नॉर्थ, मैग्नेटिक, तो जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो ये उसी डायरेक्शन में है जिस तरफ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। तो ये अल्फा यानी अल्फा पोजीशन जो ये स्टेबल है, और बीटा जो है ये वो है हाईएस्ट एनर्जी जो है, और ये लेस स्टेबल है। तो एनर्जी डिफरेंस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? सिंपल, एनर्जी फॉर अल्फा स्पिन स्टेट इज इक्वल टू E1, इसको हमने नेगेटिव हाफ से शो किया, ठीक है, नेगेटिव से, तो 1/2 gamma h2 pi and ब्रैकेट बंद म्यू नॉट इज द एंगुलर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। एनर्जी फॉर बीटा स्पिन स्टेट E2 जो है इसकी प्लस हाफ से यानी एनर्जी ज्यादा है, तो gamma h2 pi into mu naught, तो डेल्टा E is equal to E2 मंथली E1, डेल्टा E is equal to ये वैल्यू मैंने पुट की 1/2 gamma h2 pi mu naught प्लस 1/2 gamma h2 pi mu naught, तो डेल्टा E जो है फिर हमने इसको कंबाइन किया gamma h2 pi into mu naught, तो हम ये भी हम जानते हैं कि डेल्टा E is equal to h nu, डेल्टा E is equal to h nu, डेल्टा E की जगह हमने h nu पुट किया, गैमा h mu naught over 2 pi, तो h से कैंसिल हो गया, तो फ्रीक्वेंसी mu is equal to gamma mu naught 2 pi। ये mu naught जो है ये इसको बोलते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एंड गैमा जो है एक रेशियो है कोई फोटोमेट्रिक में, ये जिसको हम बोलते हैं गैरो मैग्नेटिक रेशियो। तो ये as gamma and 2 pi are constant, तो फ्रीक्वेंसी जो है वो is equal to mu naught, यानी आपको फ्रीक्वेंसी वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। म्यू यहाँ से ये समझाने के लिए कि फ्रीक्वेंसी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। म्यू इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी म्यू नॉट How to get NMR signals? Transition of proton from alpha spin state to beta spin state take place by absorption of radio waves. Radio wave frequency of an electromagnetic radiation such that delta is equal to h nu. This transition is known as spin flipping. यानी तो एनर्जी हम बेसिकली कैलकुलेट करेंगे
अल्फा पोजीशन से बीटा पोजीशन में ले जाने के लिए जो रेजोनेंस होगी, the transition of proton from alpha spin state to beta spin state takes place by the absorption of radio wave frequency of an electromagnetic radiation such that delta is equal to h nu. This transition is known as spin flipping. अब ये इंस्ट्रूमेंटेशन की तरफ आते हैं कि जो NMR स्पेक्ट्रोमीटर है क्या इंस्ट्रूमेंटेशन है, यानी ये स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोमीटर के डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, आप देख रहे हैं। अभी हम इनके कंपोनेंट डिस्कस करेंगे। ये मैग्नेट है, देखें ये साउथ नॉर्थ पोल है, पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और सुपरकंडक्टिंग मैग्नेट जो है ये सैंपल होल्डर है, सैंपल ट्यूब रखा हुआ है, रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसमीटर है, रेडियो फ्रीक्वेंसी रिसीवर है। ये NMR स्पेक्ट्रो, यहाँ पे हमारा रिजल्ट डिवाइस यानी कंप्यूटर रखा हुआ है जहाँ पे इसका ग्राफ बन के आएगा। इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर मेन कंपोनेंट ऑफ NMR जो है, कौन कौन से मेन कंपोनेंट्स हैं? एक सिंपल ट्यूब होगा, दूसरा मैग्नेट है, तीसरा स्वीप कॉइल, रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसमीटर, फिफ्थ वन इज रेडियो फ्रीक्वेंसी रिसीवर एंड सिक्स्थ वन इज रिसीवर डिवाइस। These are the main components of the NMR स्पेक्ट्रोमीटर और उसकी इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर ये कंपोनेंट है। तो सैंपल ट्यूब जो है उसकी लेंथ कितनी है? वो 15 सेंटीमीटर है और उसका डायमीटर जो है वो 5 मिलीमीटर है। कंपोजिशन क्या है? किसी से बना हुआ है? बोरोसिलिकेट ग्लास, केमिकली इनर्ट है, ड्यूरेबल, ट्रांसपेरेंट टू दी रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन। इस सैंपल ट्यूब की जो क्वालिटीज हैं ये स्पेसिफिकेशंस हैं। इसकी लेंथ क्या है, डायमीटर क्या है, कंपोजिशन क्या है, केमिकली इनर्ट है, ड्यूरेबल है, ट्रांसपेरेंट टू दी रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन। इसी तरह मैग्नेट की हम डिटेल में तो नहीं जाना चाहते, लेकिन हम इसी तरह की मैग्नेट जो है हम यूज करते हैं NMR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में। हम एक परमानेंट मैग्नेट है, दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेट है और तीसरा सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट। तो ये पता होना चाहिए कि किस तरह के मैग्नेट हम यूज कर सकते हैं। परमानेंट मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट। स्वीप coils, the applied field must be both stable and homogeneous. The strength of applied magnetic field can be varied by passing the current in sweep coil. तो हम मैग्नेटिक फील्ड को वेरी कर सकते हैं, यानी कम या ज्यादा कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसमीटर, इट इज हाईली स्टेबल क्रिस्टल कंट्रोल ऑसिलेटर, the output of which is multiplied to the desired frequency. रेडियो फ्रीक्वेंसी रिसीवर, जो रिसीवर कोइल लगा हुआ है, रिसीवर कोइल is also coiled around the sample tube perpendicular to the applied field and also to transmitter coil. Radio device, signal from the receiver coil is weak and is amplified and recorded mechanically pre-calibrated charts with respect to reference compound. अब लास्ट इसकी एप्लीकेशन की हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या एप्लीकेशन हैं, हमें पता होनी चाहिए। एक तो स्ट्रक्चर एलुसिडेशन के लिए हम जैसा ये पुट ये हेडिंग्स, इसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। स्ट्रक्चर एलुसिडेशन में हम इसमें हैं डिटरमिनेशन ऑफ ऑप्टिकल प्योरिटी, इसी तरह कीटो इनोल डाटामेरिज्म में ड्रग मैक्रोमोलेक्युलर इंटरेक्शन, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ये हम इसको क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम NMR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यूज करते हैं। स्टडी ऑफ आइसोटोप्स, आयोडीन वैल्यू जो है इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हम आगे जितने एप्लीकेशंस हैं जो आप इंप्लीमेंट होंगे आगे रिसर्च में, एमफिल और पीएचडी में, और इनका पूरा एक प्रोसीजर होगा, एक एसओपी होगा, उसके मुताबिक हम मॉइस्चर एनालिसिस जो है एक एप्लीकेशन है, एंड डिटरमिनेशन ऑफ सर्फेक्टेंट चेन लेंथ, इसके अलावा हाइड्रोजन एनालिसिस। So these are the brief applications of NMR spectroscopy. You can see the slide. Of interpreting NMR spectra. Simple NMR spectra. NMR spectra को हम कैसे इंटरप्रेट करते हैं? अब in fact, the nucleus of a hydrogen atom has a very weak magnetic spin. It behaves like a weak compass needle.
If a molecule containing hydrogen is placed in a strong magnetic field, the magnetic hydrogen nucleus can line up with the field or line up against it. या तो वो उसी डायरेक्शन में जाएगा जिस तरफ हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है, लाइन अप, या उसके अगेंस्ट। अब यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो है न्यूक्लियस इन अलाइन विद द फील्ड लो एनर्जी, ये अलाइन है नॉर्थ साउथ। तो हमने जब यहाँ पे क्वेश्चन डाला कि विच इज हाई एनर्जी ओरिएंटेशन, तो ये हाई एनर्जी ओरिएंटेशन, ये जो प्रोटॉन है अब वो ये इसके अगेंस्ट है, यानी ये प्रोटॉन और ये मैग्नेट जो है, तो न्यूक्लियस स्पिन जो है अलाइन विद दी फील्ड, यानी लो एनर्जी, यानी उसी फील्ड में गया, उसी तरफ के जैसे हमने लगा दी, यानी अब देखिए नॉर्थ एंड साउथ, ये अट्रैक्शन होगा। अब न्यूक्लियस स्पिनिंग अलाइन अगेंस्ट द फील्ड, यानी हाई एनर्जी होगा, नॉर्थ साउथ, ये इधर को रिप्रेशन करेंगे, रिपेल करेंगे, तो ये हाई एनर्जी। अब देख रहे हैं अलाइन, ठीक है, लो एनर्जी, नॉर्थ साउथ मैग्नेट है और ये प्रोटॉन भी उसका साउथ है, ये नॉर्थ। अब हमने जब एनर्जी ऐड किया, एनर्जी यानी इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोवाइड किया है, यहाँ पे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन देते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स, तो ये क्या हुआ, एक्साइटेड स्टेट में चला गया हाई एनर्जी। अब ये अगेंस्ट द मैग्नेटिक फील्ड, फिर ये एनर्जी जो है रिलीज करेगा और फिर दोबारा उसी बैक स्टेट में आएगा, अपनी ग्राउंड स्टेट में आएगा, बैक टू लो एनर्जी ग्राउंड स्टेट। अब रहेगा when the spin falls back into line with the magnetic field, it releases energy. We detect this energy and it provides information on, यानी हम इसी एनर्जी को डिटेक्ट करेंगे और इससे हमें इंफॉर्मेशन मिलेगा the environment of the hydrogen in the molecule and how many hydrogen atoms are in that environment. NMR, nuclear magnetic resonance, is a very detailed method of chemical analysis for organic compounds. It can tell us the number of hydrogen atoms in a molecule and their related positions in the carbon chain. The nucleus of each hydrogen atom behaves like a tiny magnet which usually lines up with an applied magnetic field. However, if you add energy, the tiny magnet can flip over so that it aligns against the magnetic field. When the external energy is removed, the magnetic nucleus must once again fall back in line with the magnetic field and release its extra energy. We detect this released energy, हम इस एनर्जी को जो रिलीज की है and use it to gather information about the hydrogen which was excited. उससे हमें इंफॉर्मेशन मिलेगा about the hydrogen which was, जिसको हमने एक्साइट किया। अब यहाँ देख रहे हैं environment of the hydrogen atom. The frequency of energy needed to flip the magnet means spin is different for hydrogen atoms that are in different positions. अब देख रहे हो ये जो एस्टल्डिहाइड है, ये कार्बन है, इसके साथ 3 हाइड्रोजन है, ये फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, सिर्फ 1 हाइड्रोजन है, इसको कम एनर्जी हो चाहिए होगा, फ्लिप्स क्वाइट इजीली, मींस लो फ्रीक्वेंसी एनर्जी, इसको लो फ्रीक्वेंसी एनर्जी देंगे हम, ये लो फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव प्रोवाइड करेंगे। अब ये जो फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच है, नीड हाई फ्रीक्वेंसी एनर्जी टू फ्लिप हियर, सो हाई frequency energy
released when it flips back. So the type of energy given off tells us the position of the hydrogen in the molecule. So the type of energy given off tells us the position of the hydrogen in the molecule. उसमें molecule में हाइड्रोजन की पोजीशन के बारे में बताएगा कि हाइड्रोजन कहाँ आ रहा है, कौन सी पोजीशन के साथ. Counting hydrogen environments. Heading here. Counting hydrogen environments. One molecule can contain many hydrogen environments. Each environment will release a different frequency of energy when it drops down from its excited state to line up with the magnetic field. So for each different hydrogen environment, we will see a different peak in the NMR spectrum. अब यहाँ पे हम different peaks में नजर आएंगे. देखिए ये कार्बन है, दो कार्बन है, ये फंक्शनल ग्रुप है, और दूसरा ये कार्बन और साथ वाला कार्बन ये अल्फा कार्बन कहलाएगा. फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन को हम अल्फा कार्बन भी कहते हैं. यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, इन दो कार्बन एनवायरनमेंट दो हैं, इस कार्बन से हाइड्रोजन है और इसका हाइड्रोजन है. 2H एनवायरनमेंट 2 multiplied by H environment, so 2 peaks in NMR spectrum. तो एक इसमें आएगा 1H का पीक, यानी जिसका पीक आएगा कार्बन, और ये 3H का पीक है, और ये TMS है, टेट्रामिथाइल साइलेन. फिर TMS को हम यूज करते हैं एज ए रेफरेंस कंपाउंड के तौर पे इन NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी. TMS टेट्रामिथाइल साइलेन. क्योंकि एक तो ये है कि ये इनर्ट है, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट. दूसरा ये है कि सॉल्युबल है, ये प्रॉपर्टी है. और तीसरा ये है, ये सिंगल पीक देगा एट लो कंसंट्रेशन. ये जो TMS है टेट्रामिथाइल साइलेन, सिलिकॉन के साथ 4 मिथाइल ग्रुप अटैच है. टेट्रामी4 मिथाइल सिलिकॉन, सिलिकॉन के साथ 4 मिथाइल ग्रुप अटैच है. Tetramethyl silane is an internal standard used in NMR spectroscopy. ये आप देखिए केमिकल वैल्यूज हैं, और ये NH का पीक और 3H और TMS. अब आप देख रहे हैं कि the position of each peak in the NMR spectrum, the difference between the absorption position of a particular proton and the absorption position of a reference compound is known as chemical shift. ये इसकी definition है, ये आपको आनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है. The difference between the absorption position of a particular proton and the absorption position of a reference compound is known as chemical shift. हमने बताया था कि chemical reference compound हम ये कौन सा यूज करेंगे, यहाँ पे TMS यूज करेंगे, टेट्रामिथाइल साइलेन. अब ये हमारे पास एक कंपाउंड है. अब देखिए ये जो बेंजीन रिंग है, यानी ये फिनाइल ग्रुप है, फिर इसके साथ यहाँ पे इस पोजीशन पे मिथाइलिन ग्रुप है, CH2 ग्रुप है, फिर यहाँ पे CH3 ग्रुप है, CH3. तो इसकी अब ये NMR स्पेक्ट्रा है, दिखाया गया है. ये TMS का पीक है, ये यानी ये जो है ये 3H का पीक, यहाँ पे CH3 कार्बन 3H, और ये फिर 2H, और फिर ये 5H, ये इसके साथ 5 हाइड्रोजन है, इसी पे 5, और ये TMS का पीक. केमिकल शिफ्ट इस तरह का, यानी इसका स्पेक्ट्रा हुआ. यस, समझाने के लिए इसको रटा लगाने की जरूरत नहीं है, बस इसको देख लें. यानी ये फिनाइल है, और यहाँ पे मिथाइलिन ग्रुप है CH2, और यहाँ पे CH3 ग्रुप है. यानी ये 3H का पीक, ये 2H का पीक, और ये 5H का पीक, और ये TMS का पीक. शॉर्ट पीक देगा, ठीक है. TMS टेट्रामिथाइल साइलेन. The functional groups attached to the hydrogen have a great effect on the amount of energy needed to flip the spin. Functional groups with a lots of electrons, alkenes, carbonyls, and carboxylic acids push the position of the NMR peak up on the scale. इसको देख लीजिएगा ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू के. ये हमारे पास लास्ट ईयर स्लाइड रेफरेंस. तो ये था
डिस्कशन अबाउट एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो यहाँ हम एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को यहीं पे खत्म कर देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी को।